हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम नगर ऑफिशियल। दोस्तों, आप सभी कैसे होगे? आई होप आप सभी अच्छे होगे। तो दोस्तों, अगर आप कर रहे हो यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो तैयारी, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आपके लिए यहाँ पर हिंदी की क्लास, मैथ की क्लास और रीजनिंग और जीके की आपको डेली प्रैक्टिस करवाई जा रही है शाम के 9 बजे। ठीक है, जुड़ना ना भूले, शाम के 9 बजे डेली। तो फ्रेंड्स, आज हम करा रहे हैं आपको हिंदी का प्रैक्टिस। ठीक है, हिंदी का प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। इसमें आप बताइए कमेंट में कि आपका कितना स्कोर रहा है। तो अच्छे से तैयारी कीजिए फ्रेंड्स। तो अब शुरुआत करते हैं। देखो, आज हम हिंदी से करेंगे शुरुआत, और आपकी अगले दिन होगी फिर रीजनिंग, फिर मैथ होगा। ऐसे ही आपका एक एक दिन करके प्रैक्टिस सेट होता चला जाएगा और इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, समास बताइए भरपेट में। ठीक है, भरपेट में आपको समास बताना है कि क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। तो भैया जी, भरपेट क्या है? भरपेट जो शब्द है, इसमें भर जो शब्द लिखा हुआ है, भर, ये आपका एक अव्यय शब्द हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन लॉक कर दिया जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है दोस्त, देखो ऐसे क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, बिल्कुल सेम। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कही कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट ना मिले। पंक्ति किस लेखक की है? ठीक है, तो ये पंक्ति किस लेखक ने कही है? तो ऑप्शन है हमारे मलिक मोहम्मद जायसी, मुंशी ईसा अल्लाह खां, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, और एक ऑप्शन और है नीचे, मुंशी सदासुख लाल। ठीक है, ये ऑप्शन रहे होंगे। तो इसमें ये जो पंक्तियां है, पुट ना मिले, तो ये हो जाएगी आपकी मुंशी ईसा अल्लाह खां। और आपसे बता दूं, जो ईसा अल्लाह खां है, इसके फेमस कृति है, उसका नाम है रानी केतकी की कहानी। याद रखिए, काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी। ठीक है, याद रखोगे, रानी केतकी की कहानी। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देखो, निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। ठीक है, क्रिया विशेषण अव्यय चुनना है आपको दोस्त। तो यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलेगा। तो दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक शेयर नहीं किया, जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे आपके दोस्त भी इस वीडियो को देख सके। तो क्रिया विशेषण अव्यय जो है चुनना है इसमें। तो ऑप्शन है हमारे, कुत्ता भौंक रहा है, राम खाना खा रहा है, अधिक मत बोलो, राधा रात भर जागती रही। ठीक है, तो राधा रात भर जागती रही। ठीक है, रात भर, देखो यहाँ पर अव्यय शब्द की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो रात भर जो शब्द है ना, ये एक अव्यय शब्द है दोस्त। मैंने बताया था भरपेट में आता, अभी देखो पहले ही क्वेश्चन में। तो भर क्या है? एक अव्यय शब्द है। ठीक है, तो अव्यय शब्द है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए और आगे करते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जीवनी है? ठीक है, जीवनी बतानी है। ये कृतियां हो गई दोस्त। तो इनमें से बताना है कि जीवनी कौन सी है। अतीत के चलचित्र, चिंतामणि, आवारा मसीहा, नीड़ का निर्माण, फिर। ठीक है, तो नीड़ का निर्माण, फिर अभी इस पर डिस्कस करेंगे। ये रचना किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की। याद रखिएगा, हरिवंश राय बच्चन की। ठीक है, काफी बार ये रचनाएं आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है। ठीक है, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की। याद रखिए, विष्णु प्रभाकर की रचना हो जाती है आवारा मसीहा। काफी बार ये भी पूछी जा चुकी है एग्जाम में। ठीक है, विष्णु प्रभाकर। चिंतामणि, चिंतामणि किसकी है दोस्तों? चिंतामणि, चिंतामणि आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अतीत के चलचित्र, ये महादेव वर्मा की हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पे हमसे पूछा कि जीवनी कौन सी है इनमें से। तो जीवनी हो जाएगी हमारी आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर की। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्त। तो कोई आपसे एक ऐसे गद्यांश दे देगा, गद्यांश से फिर आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो गद्यांश पढ़ लेते हैं दोस्त पहले। इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, धन की पूजा तो बहुत कम जगह में होती देखी गई है। संसार का इतिहास उठाकर देखिए और उदाहरण ढूंढ ढूंढ कर सामने रखिए, तो आपको विदित हो जाएगा कि जिनकी हम उपासना करते हैं, उसके लिए हम आंखें बिछाने तक को तैयार रहते हैं। ठीक है, जिसकी स्मृति तरोताज़ा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े करते
है। उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था, बल्कि उन्हीं ने कुछ ऐसे काम किए थे जिनकी महत्ता हम रुपए से अधिक मूल्यवान समझते हैं। तो अच्छे से आप पहले गद्यांश पढ़िए, फिर उनके आंसर दीजिए। ठीक है, तो अभी गद्यांश समाप्त नहीं हुआ है। तो आगे है, जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा बहुत कम हुई है। अधिकांश अवस्थाओं में उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं है। उन्होंने जन्म लिया, रुपया कमाया और परलोक की यात्रा की। किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, पर वह स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता। अंत में वे ही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित करते समय सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया है। तो दोस्तों, इस गद्यांश में हमसे मनुष्य की मनुष्यता के बारे में परिचय दिया गया है। ठीक है, और उसी से संबंधित क्वेश्चन भी दिए गए होंगे। तो देखो, गद्यांश में क्वेश्चन पूछा है, भैया जी गद्यांश का उचित शीर्षक क्या रहेगा आपके अकॉर्डिंग? तो भैया जी, धन की लोलुपता, धन की महत्ता, धन और मनुष्यता, मनुष्यता का महत्व। तो इस गद्यांश में आपसे क्या डिस्कस किया गया है, वही आपको आंसर बताना है उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर धन और मनुष्य का संबंध बताया गया है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी लॉक किया जाए और आगे बढ़ जाइए दोस्त। ठीक है दोस्तों, अगर आप अभी से जुड़े रहोगे तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे यूपी पुलिस। ठीक है, और पता नहीं कितने दोस्तों ने बहुत ही मेहनत की है, भगवान करे उनकी मेहनत भी साकार हो जाए। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है। ठीक है, इन गद्यांश के अकॉर्डिंग बताना है। तो पहला ऑप्शन है, जो धनार्जन एवं त्याग दोनों करता है। ठीक है भैया जी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जो पैसों के कल्याणकारी कार्यों में लगाता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। जो मानवता की सेवा में लगा रहता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य, जो मानवता के लिए कार्य करे, मनुष्य को अपनी मनुष्यता दिखानी चाहिए दोस्त। ठीक है, यहाँ पर मनुष्यता के बारे में ज़्यादा दबाव डाला गया है गद्यांश में, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, धन की पूजा से क्या अभिप्राय है। देखो, अभी इसी गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन बन रहे हैं जो अभी हम पढ़ के आए हैं। धन की पूजा से आपका क्या अभिप्राय हो जाएगा? धन से ज़्यादा मानवता पर बल है, या फिर धन कमाने वाले अधिक नाम नहीं कर पाता है, धन की पूजा व्यक्ति को स्वार्थी बनाती है, धन कमाने की अपेक्षा सच्चा मनुष्य होना ज़्यादा अच्छा है। तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? भाई, इसमें अभी बताया है गद्यांश में कि भाई धन कमाने वाला भी अत्यधिक नाम नहीं कमा सकता है। धन कमाने वाले जो कम धन कमाते हैं, मतलब उनका कम जिक्र होता है। धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता। ठीक है, जो धन कमाने वाला है वो भी अधिक नाम नहीं कर पाता है इस मतलब धरा पे, वो भी अधिक नाम नहीं कमा पाता है। भाई धन कमा रहे हो और कमाते कमाते मर गए, पता ही नहीं कौन था वो। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इसके मतलब गद्यांश के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध शब्द छांटिए। देखो, आपसे व्रतनी से भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको 2 नंबर पक्के करने हैं दोस्तों। व्रतनी तो गलत करनी ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो यहाँ पर अभ्यस्त शब्द आपका कैसे लिखा जाता है? तो अभ्यस्त शब्द लिखा जाता है अ, आधा भा और पूरा या और आधा सा ता। अभ्यस्त ऐसे लिखा जाएगा। तो आपका कौन सा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत, और ये आपका राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? ठीक है, कौन सा शब्द आपका यहाँ पर तुर्की जो भाषा का नहीं है? तो ऑप्शन है आपके पैगंबर, बेगम, चेचक या फिर बारूद। ठीक है, तो बारूद जो शब्द है ये भी आपका तुर्की भाषा का है, चेचक भी और बेगम भी। बल्कि पैगंबर जो है ये आपका तुर्की भाषा का नहीं है, ये आपका अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, ये कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है दोस्त। अरबी भाषा का याद रखिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अनेकार्थी शब्दों से भी पूछा जाएगा। जल, प्राण, पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी शब्द है? ठीक है, तो जल, प्राण, पुत्र ये सब हो जाएगा आपका जीवन का। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा।
ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उपवाक्य चुनिए। उपवाक्य यहाँ पर चुनना है दोस्त। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, वह आदमी जो कल आया था, वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। तो यहाँ पर आश्रित हो गया है, पहला सेंटेंस जो है दूसरे पर आश्रित हो गया है। तो यहाँ पर कौन सा उपवाक्य हो जाएगा? तो यहाँ पर उपवाक्य हो जाएगा, आपकी एक विशेषता बता रहा है कि भाई जो आदमी कल आया था ना, वो आज भी आया है। तो यहाँ पर विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर विशेषता बताइए। अगला क्वेश्चन करते हैं, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? कौन सी ध्वनि आपकी महाप्राण नहीं है? तो महाप्राण ध्वनि आपकी कौन सी नहीं है जिसमें अत्यधिक वायु का इस्तेमाल ना हो? ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव पूछ रहा है कि महाप्राण नहीं है। ख, घ, जा में बहुत ही कम मात्रा में आपकी वायु का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, महाप्राण याद रखिएगा, आपके प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण जो होंगे आपके महाप्राण होंगे। ठीक है, याद रखोगे। और तीनों सा और हा भी आपके महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित पद में से कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बनता है? देखो, से बना है। रवैया, डटैया, खवैया या फिर बचैया। ठीक है, तो देखो प्रत्यय शब्द एक क्रिया में लगता है। क्रिया में लगाओ, खवैया, डटैया, रवैया, बचैया लगाने से बना है। वैया प्रत्यय लगाने से बना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन राइट। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये वैया प्रत्यय लगाने से बना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। देवता का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो, देवता को आपको गिरवाण भी कहते हैं, त्रिदश भी कहा गया है और निर्जर भी कहा गया, बल्कि किंकर नहीं कहा गया है। किंकर आपका देवताओं को नहीं कहा गया है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, सांकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? देखो, यहाँ पर आपसे एक रचना से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। सांकेत महाकाव्य के रचयिता कौन हो जाते हैं यहाँ पर? तो आपके ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त या फिर नागार्जुन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्त मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और याद रखिए, मैथिली शरण गुप्त का एक उपनाम भी है, इसका नाम है रसिकेंद्र। याद रखिए, रसिकेंद्र काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। रसिकेंद्र मैथिली शरण गुप्त का उपनाम। ठीक है, एक रचना याद रखिए आप, उसने कहा था। एक रचना काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है, उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था, ये रचना जो है आपकी किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी, याद रखिए, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। उसने कहा था काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। अगला क्वेश्चन, गौ प्लस चरती। देखो, संधि से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। गौ प्लस चरती की संधि क्या हो जाएगी? ठीक है, तो इसकी संधि हो जाएगी आपकी गौ, इसकी संधि हो जाएगी गौ आधा सा चरती, गौश्चरती। ठीक है, जब भी आपके विसर्ग गो और चा और छा जो है आपके सा में, आधे सा में बदल जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी सही हो जाएगी संधि। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ठेठ हिंदी का ठाठ। देखो, रचना पूछी गई है फिर से, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? तो ऑप्शन है ज्योतिरीश्वर ठाकुर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, किशोरीदास वाजपेयी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो सही जवाब होगा आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ठेठ हिंदी का ठाठ याद रखिए, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, शुद्ध वाक्य छाटिए। ठीक है, शुद्ध वाक्य छाटना आपको। उस वन में प्रातः काल के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। और इस अगला पूछा गया, उस वन में सुबह के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। और पूछा गया अगला, उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। डी ऑप्शन बताया गया है, उस वन में सवेरे के समय का दृश्य बहुत ही मनोरम होता था।
तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखो, प्रातः काल के साथ समय का वर्णन किया गया तो गलत हो जाएगा। उस वन में सुबह के समय, यहाँ पर भी समय का वर्णन किया, सुबह के साथ समय का वर्णन किया गया है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन देखते हैं। उस वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना, देखो ये राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पर प्रातःकाल का दृश्य बताया गया, बल्कि यहाँ पर भी सवेरे के साथ समय का विलोपन किया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन को लॉक किया जाए और आगे बढ़ते हैं। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? देखो, उपसर्ग जो है आपका शब्द से जो मूल शब्द होता है उसके आगे जुड़ता है, और प्रत्यय जो है वो मूल शब्द के बाद में जुड़ता है, याद रखोगे। तो किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ठीक है, तो अपवाद। ठीक है, अपवाद में आपका उपसर्ग है अप, यहाँ पर क्या हो जाएगा? अप उपसर्ग हो जाएगा। पराजय में क्या हो जाएगा? परा, परा उपसर्ग हो जाएगा। प्रभाव में परा उपसर्ग हो जाएगा, बल्कि ओढ़ना एक आपकी पूर्ण क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, तो किन्नर, अहिंसा, अंतरी, अपरिग्रह। ठीक है, तो स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, अहिंसा, देखो किन्नर तो यहाँ पर उभयलिंगी हो जाएगा। ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा। अहिंसा, देखो अहिंसा की जाती है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन लगाया होगा तो बहुत ही सही जवाब हो जाएगा उनका। ठीक है, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताते जाइए कि क्लास आज की कैसी लग रही है आपको। तो दोस्तों और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, जिन दोस्तों ने अभी तक शेयर नहीं किया, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए दोस्त। तो अगला क्वेश्चन है, रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया? रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया? देखो बहुत ही लॉजिकली क्वेश्चन है। रत्नावली दोहा संग्रह, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आसान से नहीं पूछता आपसे। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? तो ये रत्नावली दोहा संग्रह, देखो रत्नावली का जिक्र हुआ तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। रत्नावली के ही द्वारा इसको रचा गया है, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन करते हैं, लिंग बताइए। देखो मनगढ़ंत, मनगढ़ंत में आपको लिंग बताना है। ये जो शब्द दे रखा है, एक शब्द दे देगा, इसमें पूछ लेगा आपसे कि लिंग बताइए भैया, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, या फिर नपुंसक लिंग है। ठीक है, देखो मनगढ़ंत, मनगढ़ंत एक शब्द जो है ये आपका क्या हो जाएगा? मनगढ़ंत। देखो राधा मनगढ़ंत कहानी बना रही है, राम मनगढ़ंत कहानी बना रहा है, तो ये तो भैया जेंडर के अकॉर्डिंग बदल रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये उभयलिंगी हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वाक्यांश का एक शब्द बताइए। देखो, जिसके हृदय में ममता ना हो, जिसके हृदय में ममता ना हो, भाई निहृदय दे रखा है, तो निहृदय तो उसे कहेगा जिसके अंदर हृदय ना हो। निर्भय किसे कहेगा? जिसके अंदर भय ना हो। निर्दय किसे कहेगा? जिसके अंदर दया ना हो। तो निर्मम किसे कहेगा? जिसके अंदर ममता ना हो। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? ठीक है, विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है, तो यहाँ पर देखते हैं वाक्य। ये वाक्य हो जाएगा, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है, इसमें तो कहीं त्रुटि नहीं नजर नहीं आ रही। अगला ऑप्शन है, बहुत दूर से, वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, तो यहाँ पर भी कोई त्रुटि नजर नहीं आ रही है, तो ये भी सही है। अगला ऑप्शन है, सुनो सुनो, सुनो सुनो वह गा रही है, सुनो सुनो वह गा रही है, तो यहाँ पर भी कोई त्रुटि नजर नहीं है। यहाँ पर देखते हैं डी ऑप्शन में, प्रिय महाशय। ठीक है, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ, तो यहाँ पर कोमा लगा दिया है, तो यहाँ पर आपका विस्मय आदि बोधक चिन्ह आना चाहिए था दोस्त, यही त्रुटि है आपकी यहाँ पर। ठीक है, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। ठीक है, यहाँ पर संबोधन किया गया है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होगा।
डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो अभी बताया था कि हर वर्ग का दूसरा और चौथा जो शब्द होगा वो आपका महाप्राण व्यंजन होगा। ठीक है, तो आपके ऑप्शन सी हो जाएगा ता, दा, भा और मा। ठीक है, तो यहाँ पर महाप्राण व्यंजन कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। महाप्राण व्यंजन कौन सा हो जाएगा? तो पा, फा, बा, भा। तो भा जो शब्द है चौथा वर्ण है पा वर्ग का। ठीक है, तो पा वर्ग का चौथा शब्द हो जाएगा, तो यहाँ पर ये महाप्राण व्यंजन हो जाएगा। तो सी ऑप्शन राइट होगा दोस्त, सी ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर। और महाप्राण के लिए मैंने आपको बताया था कि भैया जी तीनों सा आपके, ठीक है, तीनों सा और हा ये आपके महाप्राण में आ जाएगा। घोष अल्प महा अघोष, और अघोष में आपका तीनों सा आ जाएंगे और हार हट नहीं आएगा उसमें। ठीक है, हा जो शब्द है ये आपका अल्प प्राण में, घोष अल्प महाघोष, अघोष सब अघोष में आपका नहीं काउंट होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखो, इसमें हिंदी में आपसे 37 से 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? आपको अघोष वर्ण बताना है। घोष अल्प महा अघोष, तो अघोष होता है हर वर्ग का पहला और दूसरा, हर वर्ग का पहला और दूसरा। तो देखते हैं यहाँ पर पा तो नहीं होगा बिल्कुल भी, पा हर वर्ग का, हाँ भैया जी हर वर्ग का पहला, तो पा वर्ग में पहला ही आ गया, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। घा बिल्कुल भी नहीं होगा, बा भी नहीं होगा और गा भी नहीं होगा, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कंठ्य वर्ण कौन सा? देखो यहाँ पर आपसे क्या होगा, कंठ्य वर्ण। देखो कंठ्य वर्ण याद कर लीजिए कौन कौन से होते हैं। देखो एक छोटा होता है, ठीक है, फिर एक बड़ा आ होता है, बड़ा हो गया, फिर अक्का खाली, ये अक्का खाली बोलते हो आप लोग। ठीक है, यहाँ पर का होता है, और ये खा भी आपका कंठे में बोला जाता है, और गा भी आपका कंठे का ही है, और घा भी आपका कंठे का ही होता है, और आपका ये अणा भी कंठे होता है। और याद रखिएगा हा जो शब्द है ये भी आपका कंठे में काउंट होती है, याद रख लिए, कंठे से इससे बाहर नहीं पूछे जाएगा आपसे। तो इनमें देख लीजिए आप कौन सा आपका आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कंठ्य शब्द, कंठ्य वर्ण हो जाएगा। देखो आ रहा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द क्या है? ठीक है, रूढ़ शब्द क्या है? रूढ़ शब्द जो होते हैं ना दोस्त, वो विभाजित नहीं होते, वो मूल शब्द होती है। ठीक है, रूढ़ शब्द जो है वो मूल शब्द होता है, उसको विभाजित नहीं कर सकते हो आप। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपको साफ साफ दिख रहा होगा नाक, नाक को आप नहीं तोड़ सकते हो भैया जी बिल्कुल। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है, ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, लंबोदर, देखो लंबा है जिसका उदर, तो यहाँ पर कौन सा समास है दोस्त, कमेंट बॉक्स में बताइए। लंबोदर में कौन सा समास हो जाएगा? लंबोदर में कौन सा समास हो जाएगा, कमेंट में बताइए। ठीक है, कमेंट में बताइए। दूध वाला, देखो दूध वाला दो शब्दों से मिलके बना है, तो यहाँ पर यौगिक शब्द हो जाएगा, यौगिक रूढ़ शब्द हो जाएगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा। तो रत्नाकर का जो संधि विच्छेद है ना वो कैसे हो जाएगा, कैसे लिखा जाएगा? रत्नाकर, तो आपको लिखना है भैया जी रत्न प्लस आकर। ठीक है, रत्न प्लस आकर, यही तो होता है रत्नाकर का संधि विच्छेद। ठीक है, रत्न प्लस आकर, और यहाँ पर आ और प्लस आ, तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी रत्नाकर में। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहाँ पर संधि कौन सी हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी दोस्त, याद रखिए। जब भी छोटा और बड़ा से मिलकर शब्द बनता है, क्या बनता है? आ बनता है दोस्त। ठीक है, तभी तो ये रत्नाकर हुआ है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, प्रतिमान में समास है, प्रतिमान में समास है। देखो समास बताना इसमें, प्रतिमान में समास क्या है? तत्पुरुष हो जाएगा, अव्ययी भाव या फिर द्वंद्व या फिर द्विगु। तो भैया जी आपको द्विगु तो बिल्कुल भी नहीं होगा, द्वंद्व भी नहीं होगा, बात अटक गई ए और बी ऑप्शन में, तत्पुरुष है या फिर अव्ययी भाव समास है। तो यहाँ पर आप कहोगे जो इसमें जो प्रति शब्द जुड़ा है मेरे दोस्त, ये एक अव्यय शब्द है, याद रखो ये एक अव्यय शब्द है।
ये कैसा शब्द है? अव्यय शब्द है। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? अव्यय भाव समास। ठीक है। तत्पुरुष समास के आपके कितने भाग होते हैं? 6 भाग होते हैं, याद रखिए। तत्पुरुष जो समास है इसके 6 भाग होते हैं, आपके 6 भाग। सिर्फ कर्ता कृत्य तत्पुरुष को छोड़ के बाकी जितने भी है ये तत्पुरुष समास में आते हैं। अगला क्वेश्चन, परिक्रमा में उपसर्ग बताना है। देखो उपसर्ग मैंने बताया कि मूल शब्द से पहले जुड़ता है, तो परिक्रमा में उपसर्ग क्या हो जाएगा आपका? तो परि हो जाएगा। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसको नहीं पता होगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भलाई में प्रत्यय है। देखो भलाई जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है? अब बहुत से ई लगा रहे होगे, भैया जी ई जुड़ा है लास्ट में। भा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो उपसर्ग वाला काम कर जाएगा, जो भाव माने भी तब भी इसमें उपसर्ग हो जाएगा। तो भा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है। तो बात आई ई, तो ई भी बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्त। तो यहाँ पर भला, भला, ठीक है, भला ई। तो आई, तो इसमें क्या हो रहा है? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्त। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ना ही इसमें लाई होगा और ना ही ई होगा। याद रखिए भलाई में आई प्रत्यय हो जाएगा। प्रत्यय जो है मूल शब्द के बाद में जुड़ता है, याद रखो। प्रत्यय जो है मूल शब्द के बाद में जुड़ता है। अगला क्वेश्चन है, देखो निम्न शब्द में कौन सा तत्सम है? तत्सम जो होते हैं आपके संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं, याद रखो दोस्त। संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं तत्सम, जो शब्द हो गए आपके संस्कृत भाषा के शब्द हो गए। ठीक है। तो देखो यहाँ पर आसरा, ये आपका तद्भव शब्द है। आग भी तद्भव है, आम भी तद्भव है। तो बचा कौन? आलस्य। तो आलस्य आपका क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा दोस्त। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? देखो यहाँ पर अब तद्भव क्या होता है? जो हमारे मूल शब्द होते हैं, संस्कृत के नहीं होंगे वो। ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब आपको चूज करना है। ठीक है। तद्भव क्या होता है? संस्कृत नहीं हो, संस्कृत के शब्द से अलग होगा। तो चूर्ण जो है आपका, ये भी आपका तत्सम शब्द है, ये भी नहीं होगा। फिर छिद्र भी, देखो छिद्र का तद्भव क्या होगा? छेद होगा। ठीक है। ज्ञान, ज्ञान आपका नहीं होगा। ज्ञान, ज्ञान इसका अलग होता है ज्ञान। तो छत, छत के होता है जो आपका ये तद्भव शब्द है। ठीक है। ये वैसे अपनी भाषा में देसी भाषा का शब्द है, वह छत पे चढ़ जा, मुँह कर जा। ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होगा। डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द देशज शब्द है? देखो शब्दों से भी आपको कितनी पकड़ रखनी है दोस्त, तभी आपका सिलेक्शन होगा दोस्त। एक एक चीज पर पकड़ रखनी है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। कौन सा शब्द देशज शब्द है? आग, बच्चा, खिड़की या फिर फूल। ठीक है। आग, बच्चा, खिड़की या फिर फूल। देशज जो हमारे यहाँ पर उत्पत्ति हुई है, देखो खिड़की, खिड़की वगैरह ऐसे कह देते हैं भाई, खिड़की, किवाड़ वगैरह, ये क्या है? देशज शब्द है ऐसे। आग, बच्चा, ये एक मूल भाषा के शब्द हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर देशज शब्द कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर दोस्त, राइट होगा बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, अभी तक बताइए कि आपका कितना स्कोर रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बता कर जाइए। और क्लास कैसी रही है आप इस शानदार तरीके से बताइए दोस्तों। और यदि मुझसे कहीं त्रुटि हो गई हो तो प्लीज़ आपका छोटा भाई समझ के माफ़ कर दीजिए। ठीक है। तो बताइए त्रुटि भी जहाँ हो रही है तो उसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि भैया जी आपने त्रुटि यहाँ पर की है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है ये, निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है? विदेशी शब्द कौन सा हो जाएगा आपका? उष्ट्र तो भैया स्वदेशी शब्द है। अमीर, अमीर भैया जी अलग लग रहा है। ठीक है। तो विदेशी शब्द हो जाएगा। प्रिय भी अपना देसी शब्द है, भक्त भी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, साथ ही बी ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द है गंगा, पुराना, नीला, मोटा। ठीक है। संज्ञा के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। संज्ञा जो है हमारी 5 प्रकार की होती है। एक होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी होती है आपकी जातिवाचक, तीसरी होती है द्रव्यवाचक, और चौथी होती है आपकी समूहवाचक, और पांचवी होती है भाववाचक। तो दोस्तों संज्ञा आपकी 5 प्रकार की होती है। देखो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है ना, व्यक्तिवाचक इसमें आते हैं जैसे राम हो गया, किसी का नाम, कोई स्थान हो गया, राम, गंगा, पटना, ऐसे ही कुछ भी। ये जो शब्द है आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। और जातिवाचक जो संज्ञा शब्द है ये आपके क्या होते हैं? नदी, पर्वत, नदी, पर्वत वगैरह, ये आपके जाति को प्रदर्शित करते हैं। देश भी एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। द्रव्यवाचक जो है, द्रव्यवाचक में आपका क्या आएगा? जैसे सोना आ गया, चांदी आ गया, तेल, पानी, इस तरह से
समूहवाचक में आपका क्या आ जाएगा, आयोग आ गया। एक आयोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आयोग, टीम, वर्ग, ये आपका क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। और लास्ट में आपका बचता है भाववाचक। भाववाचक में जैसे कि आपको दया, दया जो शब्द हो जाएगा ये भी आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया कि संज्ञा शब्द कौन सा है, तो गंगा, पुराना, नीला, मोटा। ठीक है, निम्न में संज्ञा शब्द बताना है, कौन सा संज्ञा शब्द हो जाएगा। तो संज्ञा शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पर, गंगा। ठीक है, पुराना नहीं होगा जी, पुराना बिल्कुल नहीं होगा, नीला भी नहीं होगा, मोटा भी नहीं होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।